में आज जो मेरा टॉपिक है वो है शिव सूत्र को लेकर। अब शिव सूत्र जो है एक आख्यायिका जो आप सब लोग जानते हैं कि पाणिनि चिंतन कर रहे थे और डमरू से ये सब वर्ण जो है वो पूरे निकले हैं। शिव सूत्र जो है डमरू बजाने से शिवजी प्रसन्न हुए, शिवजी ने डमरू बजाया और ये सब उन्हें मिले हैं। ऐसी ही आख्यायिका रामानुजन के बारे में हमेशा कहा जाता है कि रामानुजन जी मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, वो उनके सपने में देवी आती थी और उनको कुछ उत्तर मिलते थे गणित के। तो यहाँ हो क्या रहा है, ये ऋषि है जो चिंतन कर रहे हैं और उनको दिख रहा है उत्तर सीधे। जो चिंतन किया हुआ है, जो मनन किया हुआ है, उससे उत्तर तक वो कैसे पहुंचे, वो बीच के जो स्टेप्स है वो नहीं बता पा रहे हैं somehow, because they got that, उनको मिल गया है, परंतु वो उत्तर उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि वो भी नहीं जानते उनको उत्तर मिला कैसे। वो उत्तर जो मिला है वो उनके आंतरिक इंटरनल जो उनके मन में चरवण चल रहा था, जो मनन चल रहा था, उस मनन से ये पूरा निकला है। तो जैसे रामानुजन ने जो भी कार्य किया, जो उन्होंने प्रूफ्स नहीं दिए, जो थेरम्स दिए हैं, उनके प्रूफ्स के ऊपर जैसे काम चलता है, वैसे ही काम पाणिनि ने जो प्रत्याहार सूत्र दिए हैं उसके ऊपर भी चलता है। वहां मैंने अभी तक 4 विविध तरीके से इन सूत्रों का विवरण सुना है। सूत्रों को प्रस्थापित करने के लिए कुछ जो उन्होंने सिद्धि दी है, जिस तरीके से आप जा सकते हैं, वो जो विधा दी है, वो एक विधा है जहां प्रोफेसर कार्दोना जी प्रातिशाख्य को ध्यान में रखते हुए वो कहते हैं कि प्रातिशाख्य से कुछ ऑर्डर जो क्रम है वो मिले हैं और वो ही आगे उन्होंने कंटिन्यू किए। वैसे ही प्रोफेसर स्टाल उन्होंने जो कच्चटप वाला जो 5x5 का मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स कहते हैं, तो ये मैट्रिक्स जो है उसमें आप ट्रांसफॉर्मेशंस करिए, कॉलम्स को बदल दीजिए या रोज को बदल दीजिए, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करके आप उसको ला सकते हैं। और वो ट्रांसफॉर्मेशंस क्यों करने पड़े ये सब उन्होंने बताया है उनके लेख में। इसके बाद प्रोफेसर किपार्स्की जो है, उन्होंने भाषा विज्ञान की दृष्टि से और पाणिनि के जो सूत्र है उनमें जो जो प्रत्याहारों का, जिन जिन प्रत्याहारों का उपयोग हुआ है, उन प्रत्याहारों से ही आप कैसे शिव सूत्र निकाल सकते हैं इसके बारे में बताया है। परंतु इन सब में किसी ने भी ये प्रूव नहीं किया मैथमेटिकली कि जो पाणिनि ने दिया है वो ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम यानी मिनिमम, उससे आप आगे संकुचित नहीं कर सकते। जो ह का रिपीटेशन किया है ना, ह 2 बार है, तो ह को ही क्यों चुना? यदि ह को नहीं चुनते तो क्या होगा, उसके बारे में कहीं कुछ डिस्कशंस नहीं है। एक प्रोफेसर विटके पीटरसन, वो कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी जर्मनी में, और ऐसे ही पीएचडी कर रही थी, और ऐसे ही किसी व्याख्यान में वो पाणिनि के ऊपर कोई व्याख्यान दे रहा था, वहां चली गई और वहां उन्होंने वो प्रत्याहार सूत्र देखे और फिर उनको लगा कि ये काम है, मुझे एज अ रिसर्च टॉपिक लेना चाहिए, और उन्होंने उसके ऊपर काम किया। तो क्या किया उन्होंने काम, और उनको मैथमेटिकली प्रॉब्लम क्या दिखाई दिया वो पहले बताती हूँ। तो गणित की दृष्टि से प्रॉब्लम क्या है
एक बड़ा संच है हमारे पास पूरे वर्णों का, उसमें स्वर भी है और व्यंजन भी है। फिर दूसरे कुछ छोटे छोटे संच है, उनको हम सबसेट्स कहते हैं। बड़े को सेट, बड़ा सेट है, उसमें सबसेट्स है, उपसंच कहेंगे। तो उपसंच कौन कौन से है? स्वरों का संच है, व्यंजनों का संच है, केवल स्वर नहीं, स्वरों में भी छोटे छोटे संच है, जैसे केवल अ ई उ, जो शुद्ध स्वर जिनको वेस्टर्न लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, वो है। फिर उसके बाद रुरलू है, ए ओ आई औ, इस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे संच है। तो ये संच जो है, इनमें एक कुछ क्रम है आपस में। एक बड़ा संच, उसके कुछ सबसेट्स उपसंच, परंतु कुछ उपसंच है उनमें कुछ भी संबंध नहीं है। उनमें एक बड़ा और एक उसका छोटा, उसका सबसेट ऐसे नहीं कह सकते। तो इनको मैथमेटिक्स में पार्शियली ऑर्डर्ड कहते हैं। तो पार्शियल ऑर्डर में क्या होता है, जैसे ये एक बड़ा संच है, इसका ये कुछ एक उपसंच है, यहाँ दूसरा एक है, इन दोनों में आपस में कुछ संबंध नहीं है। फिर इसके कुछ उपसंच हो सकते हैं, यहाँ उपसंच हो सकते हैं, परंतु इन दोनों में कुछ संबंध नहीं है। वैसे ही इन दोनों में या इन दोनों में संबंध नहीं है, परंतु ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ जो संच है, यहाँ फिर एक कुछ उपसंच बनेगा इन दोनों का लेकर। तो इस तरीके से कुछ एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर से अब प्रश्न है, क्या हम एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण कर सकते हैं जिसके द्वारा उसका, यदि हम छोटे छोटे या पाणिनि ने क्या किया है, ये जो इनको पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स कहते हैं। पार्शियली ऑर्डर्ड यानी उनको जो उनका जो क्रम है, वो एक एक का सबसेट, उसका सबसेट, ऐसा नहीं, एक के अंदर एक, ऐसा नहीं है। एक के ही कुछ विभाग है, उसमें फिर कुछ तोड़ फोड़ करके कुछ विभाग बनाए हैं। तो कुछ कुछ संचों में ऑर्डर है, सभी में एक लीनियर ऑर्डर ऐसे नहीं है। तो ऐसे यदि आपके पास संच है, तो क्या आप उनमें जो घटक है संचों में, उनको ऐसे लिखे कि एक श्रृंखला में लिखे, उस श्रृंखला के टुकड़े करते जाएंगे, तो ये सब संच निकल के आएंगे। ओके, मैं अब दूसरा एक उदाहरण देती हूँ इसके लिए। मान लीजिए आपके पास पुस्तकें हैं। कुछ पुस्तकें आप हमेशा कह सकते हैं कि ये प्योर हिस्ट्री की है, ये प्योर कंप्यूटर साइंस की है, ये गणित की है। अब मान लीजिए कोई एक पुस्तक है जो गणित के हिस्ट्री के बारे में बता रही है, तो क्या उसको हिस्ट्री के विभाग में अंतर्गत करना है या गणित के विभाग में करना है? ये प्रश्न हो सकता है मन में। तो लाइब्रेरियन को जो ऑर्गेनाइजेशन करना है पुस्तकों का, वो पुस्तक कहाँ रखे जो दो विभाग में जा सकती है। या तो उसको दोनों जगह रखिए, ताकि जो हिस्टोरियन मैथमेटिक्स की हिस्ट्री को पढ़ना चाहता है वो वहां देखे, और जो मैथमेटिशियन हिस्ट्री को देखना चाहता है वो मैथमेटिक्स के उसमें देखे। ऐसी ही समस्या हमारे सामने आती है जब हम मॉल में जाते हैं। मॉल में जो वस्तुएं रखी जाती है, अब मान लीजिए साबुन है, साबुन कहाँ रखेंगे? वो टॉयलेट की जो चीजें हैं वहां सब रखी, परंतु साबुन में दो तरीके साबुन होते हैं, जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़ों के लिए उपयोग करते हैं। उन दोनों को क्या साथ में रखना है या अलग अलग रखना है? साबुन के साथ ही टूथब्रश वगैरह रखने हैं, टूथपेस्ट रखना है, या और कहीं रखना है?
तो ये जो समस्या आती है, कौन सी चीज कहाँ रखनी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करे, यदि आपको, क्योंकि वो चीजें जो है एक ही वस्तु दो जगह आ सकती है, ये वस्तु यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, तो उसको कहाँ रखा जाए, ये समस्या सामने है। मान लीजिए इस तरह का कुछ हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस लेते हैं, अभी होने वाली है। तो जब वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस के जैसे कुछ एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं आप, जिसमें 28 अलग अलग सब सेक्शंस है, वैसे पाणिनि के सामने 42 सब सेक्शंस थे, और हर एक विभाग की जिम्मेदारी कुछ लोगों को देनी है। तो हर एक विभाग के लिए 3-4 लोगों को कहा कि तुम रिकॉर्डिंग का देख लो, कुछ लोगों को कहा तुम खाने की व्यवस्था देख लो। तो अब क्या होता है, आपके पास लोग सीमित होते हैं, वॉलेंटियर जो है, स्वयंसेवक जो है वो सीमित होते हैं। तो इमेजिन करिए 42 समितियां हैं और 42 स्वयंसेवक है। ओके, अब कुछ स्वयंसेवकों को एक से अधिक कमिटी में रहना है, और जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको वो पूरे 42 स्वयंसेवक और 42 कमिटियों के नाम याद रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, आजकल के जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियंस है, हम एक उसका टेबल बनाएंगे, एक्सेल शीट, आज की भाषा में एक्सेल शीट बनाएंगे। 42 रो है और 42 कॉलम्स है। ओके, तो जो कॉलम्स है वहां आप समितियों के नाम लिखेंगे, और रो में आप जो वॉलेंटियर से स्वयंसेवक है उनके नाम लिखे, और फिर जो जिस कमिटी में है उसके सामने टिक टिक करते गए। आपके सामने पूरा चित्र है। तो जब भी कोई समस्या आती है, चलो इस कमिटी में प्रॉब्लम है, इसमें कौन कौन लोग हैं उनको बुलाओ, कमिटी मीटिंग करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये ऑर्गेनाइजर जो डायरेक्टर है आप करेंगे। ओके, मान लीजिए आपके पास आधुनिक साधन नहीं है, पूरा आपको मस्तिष्क में रखना है। पूरे 42 जो लोग हैं, 42 समितियां हैं, वो सब आपको मस्तिष्क में रखना है। 42 लोगों के नाम और 42 कमिटियों के नाम याद रखने हैं, और कभी भी समस्या आती है तो किन किन को बुलाना है वो तुरंत बताना है। तो मेमोरी कितनी चाहिए, या इवन एक्सेल शीट आप बनाते हैं तो 42 गुना 42 इतने आपको सेल्स चाहिए, तो लगभग 800 सेल्स की जरूरत है। ओके, सॉरी 1700 की जरूरत है। ओके, अब यदि 1700 बाइट्स केवल इसके लिए मस्तिष्क में रखेंगे तो फिर अष्टाध्यायी को कहाँ याद रखेंगे, राइट? तो पाणिनि ने क्या किया, उन समितियों के नाम जो है वो स्वयंसेवकों के नाम के आधार पर बनाए। ओके, तो जैसे अक कहा, अक यानी अ ई उ ऋ, इन पांचों का जो समुदाय है, उस समिति को नाम ही अक दिया। ओके, और ये जो 5 लोग हैं उनका क्रम उन्होंने केवल याद रखा है, और कुछ नहीं याद रखा, केवल क्रम याद रखा। अ के बाद ई आएगा, ई के बाद उ के बाद रु आदि। एक अभी उदाहरण लेते हैं, ये क्या हुआ, क्यों आगे चला गया, मुझे दिखाना नहीं था ये उत्तर। ओके, मेरे सामने समस्या थी ऐसे ही, एक बार मैं पढ़ा रही थी क्लास में, और हमेशा होता है बच्चे जो अंतिम बेंच पे बैठते हैं वो आपस में कुछ चलती रहती है। तो समस्या ये है, 6 लोग हैं मेरे पास, ABCDEF। ओके, 6 बच्चे हैं, B और C क्रिकेट खेलते हैं, DEF टेनिस खेलते हैं, ADF फुटबॉल खेलते हैं, और BEF चेस के टीम में है, और वो 6 लोग अंतिम बेंच में बैठते हैं हमेशा। और
वो लोग क्रॉस टॉकिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि क्रॉस टॉक करे तो मुझे समझ में आएगा कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो उन लोगों को कैसे बैठना चाहिए ताकि वो क्रॉस टॉक नहीं करे। क्रॉस टॉक समझ में आया ना, कि मान लीजिए चेस वाले आपस में बात करना चाहते हैं तो तीनों साथ में मिलके बैठे, तो फिर वो सिर्फ कागज पे कुछ लिखेंगे, दूसरे को दिखाएंगे, दूसरा पढ़ेगा, उसके ऊपर कुछ लिखेगा, आपस में वो बातें करते रहेंगे। क्रॉस है तो फिर वो इधर से उधर चिट्ठी पास करेंगे, तो मुझे समझ में आएगा। तो ये 6 लोग किस तरीके से वो बैठे ताकि आपस में वो क्रॉस टॉक न करे। ये उत्तर नीचे है, और थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसके ऊपर विचार करिए, और यदि मुझे सॉल्यूशन देते हैं तो दीजिए। बी और सी पास में है, डीएफ पास में होने चाहिए, एडीएफ पास में होने चाहिए, और बीएफ पास में होने चाहिए, पास पास में होने चाहिए। तो इनको किस ऑर्डर में बैठना चाहिए ताकि टीचर को पता ना चले कि वो आपस में बात कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सोच के बताइए, 5 मिनट में देती हूँ। कागज पे कुछ करना होगा आपको। ओके, एक मिनट। सी डी, सी बी, हाँ, सी बी ई एफ डी ए, सी बी ई एफ डी ए। गुड, आपने उत्तर देखा था। हाँ, रीजनिंग पढ़ेंगे आप लोग। ओह गुड गुड, ठीक है। तो अब कैसे उन्होंने रीजनिंग दी, आप रीजनिंग बताइए, चलिए। हाँ, रीजनिंग कैसे की बताइए। हाँ, आइए आइए आइए। नहीं, ऐसे नहीं, वो सब लोगों को समझ में आए तो नहीं, आप घुमा के बोल बोल दीजिए ना सबको। नहीं नहीं, आप एक्सप्लेन करिए। हाँ बोलिए। हाँ, क्रिकेट में बी और सी है, टेनिस में डी ई और एफ है, फुटबॉल में एडीएफ है। और चेस में बी ई और एफ है। तो सबसे पहले मैंने मैम किया क्रिकेट के सी और डी को, इसके बाद में बी आ रहा है, किसमें बी आ रहा है, उसके बाद में ई एफ है, उसके बाद में डी ई एफ है, और बी आ रहा है चेस में। हाँ तो चेस और चेस में फिर ई भी आ रहा है, हाँ, भी आ रहा है, और जो ई और एफ है वो टेनिस में भी आ रहे हैं। तो टेनिस और चेस को इसके साथ कर दिया। उसके बाद में डी जो है टेनिस में आ रहा है, और उसके बाद में डी जो है मैम इसमें फुटबॉल में आ रहा है। फुटबॉल और फुटबॉल में तो बीच में कदम 5 नंबर, और जो फुटबॉल में ए भी आ रहे हैं, और एक किसी में नहीं है, तो क्लास में। अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो बहुत बढ़िया। तो ये आपको समझ में आया किस तरह से उन्होंने रीजनिंग किया है। ओके, अब मान लीजिए ऐसी रीजनिंग हमें जो जितने प्रत्याहार है उन सबको लेकर करनी, तो ये रीजनिंग का कुछ तरीका हो सकता है क्या ऑटोमेटिक। तो उसके लिए अब मैं विक्के पीटरसन इस एल्गोरिथम में कैसे आई उसमें नहीं जाऊंगी, वो केवल एल्गोरिथम बताऊंगी। उस एल्गोरिथम से आप ये ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। ओके, तो व्हाइट बोर्ड में जाते हैं अब। ओके, तो पहला स्टेप है टेक द यूनियन ऑफ ऑल सेट्स। ओके, तो जितने भी आपके पास सेट्स है उनका एक यूनियन लीजिए, और ये हम इसी एग्जांपल को लेके मैं बताऊंगी। पहले एल्गोरिथम लिखती हूँ, उसके बाद टेक द इंटरसेक्शंस, टेक ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस।
and then give them unique names. ये कैसे देना मैं बताऊंगी. And then draw the graph joining a subset with its immediate superset. Okay, and then okay, traverse the graph. ये भी कैसे करना ये मैं बताऊंगी. And while traversing, we need to add some markers. Add markers. Then traversing down, or when traversing down. Okay. ये अल्गोरिथम है और हमारे पास अभी 5 सेट्स कौन से थे. एक था पहला वाला जो हाँ क्रिकेट बीसी था. तो बी नहीं वहां मुझे ड्रॉ करना है. तो बीसी जो है वो क्रिकेट है. टेनिस DEF, और फुटबॉल ADF, चेस DF. ओके, तो अब हमारे पास ABCDEF 6 है. तो हमें अब यूनियन यानी सबको इकट्ठा करना है. सब जब जोड़ते हैं हमारे पास ABCDEF 6 घटक है उसके. तो ये यूनिवर्सल सेट जो है इसमें ABCDE क्या हो रहा है EF क्यों नहीं आ रहा है. ABCDEF ये हमारा यूनिवर्सल सेट है. उसके बाद यूनिवर्सल सेट का अब BC और DEF इनमें इंटरसेक्शन कॉमन कुछ नहीं है. BC और ADF में भी नहीं है, परंतु BC और DEF इनका यदि इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आएगा B आएगा. ठीक है, तो एक इंटरसेक्शन हुआ B. एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए था क्रिकेट इंटरसेक्शन चेस इक्वल टू B. ओके, फिर टेनिस का फुटबॉल के साथ लेते हैं इंटरसेक्शन, इसमें DF आएंगे. तो एक B हुआ, एक DF. और टेनिस और चेस का इंटरसेक्शन EF. ओके, और फुटबॉल और चेस का इंटरसेक्शन F. ठीक है, बस इतने ही है ना. कौन सा बच्चा? A नहीं आया है और C भी नहीं आया है. ठीक है, तो अब हमें इनको नाम देने हैं. तो हमारे पास ये 4 और ये 4 ऐसे 8 सेट्स है हमारे पास अभी. ये BC वाला एक है, DEF एक है, ADF और BEF और
ये 4, ऐसे 8 सेट्स है। अब करते हैं, पहले इसमें जो एक घटक वाले जो सेट्स है उनको हम नाम देते हैं। तो एक घटक वाला ये है, इसको नाम हमने दिया बी। ये एक घटक वाला है, उसको नाम दिया एफ। ओके, अब ई एफ जो है, इसमें ई ज्यादा एक्स्ट्रा है, इसका नाम हम ई देंगे। ओके, डी एफ, इसमें डी एक्स्ट्रा है, इसका नाम डी देंगे। फिर बी सी जो है, इसका नाम हम सी देंगे। ओके, और इसका नाम ए देंगे। तो अभी हमारे पास ए बी सी डी ई एफ चारों के सभी 6 के नाम हमारे पास उपलब्ध है। अब क्या करेंगे हम, इसको यहाँ ड्रॉ करती हूँ। पहले हम एक नल सेट यानी एम्प्टी सेट है उसको लेते हैं। उसके बाद सिंगल वाले जो है उन दोनों को हम यहाँ लिखते हैं, बी और एफ, ये सिंगल वाले हैं। अब ई एफ जो है, देखिए ये हमारा दूसरा हो गया स्टेप, टेक ऑल पॉसिबल इंटरसेक्शंस। ये सब इंटरसेक्शंस हमने लिए, फिर उनको नाम भी दिया हमने। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ज्वाइनिंग अ सबसेट विथ इट्स इमीडिएट सुपरसेट। इमीडिएट सुपरसेट उससे जस्ट बड़ा एक या दो एलिमेंट्स जोड़ के। तो अब एफ से बड़ा जो है ई एफ है, डी एफ भी है। तो यहाँ फिर हम डी और ई ऐसे जोड़ेंगे। ओके, अब सी कहाँ जोड़ना है, बी के नीचे, यहाँ सी जोड़िए, क्योंकि सी में बी सी है। और ए डी एफ ये जो है कहाँ आएगा, डी एफ के नीचे आएगा। ओके, सभी 6 हो गए। अब ये जो अंत में है, इनको जोड़ के ये आपका यूनिवर्सल बन गया पूरा सेट, क्योंकि सी में बी सी है, यहाँ एडीएफ है, और यहाँ ई एफ, सब मिलके ABCDEF बन गया। ओके, अब क्या करना है, तो ये हमारा हो गया ड्रॉ दी ग्राफ। इसके बाद ये जो फाई हमने लिया था उसको मिटा देना है। तो अब ये मैं मिटाती हूँ। अब यहां से शुरू करिए यू से, और क्या हुआ, इसमें कुछ तो मिसिंग है। इसका एक मिनट, आंसर क्या था इसका, सी सी डी, अच्छा बी, हाँ ई एफ डी ए, हाँ सी बी, और फिर ई एफ कैसे हुआ, ई एफ तो मेरा कुछ तो ड्रॉ करने में कुछ गलती हुई है। हाँ हाँ, बी ई एफ ही है, बी सी डी ई एफ ए डी एफ एंड बी ई एफ, दिस इज करेक्ट, and the answer is CBEFDA. So no, just I want to see whether I have drawn it correctly. B दिया है, then DF we got from where? Just a minute. Yeah,
this intersection of these two is DF, and then EF is the intersection between these two, and between these two is F. Then that's it. These are the only intersections possible, right? CB, EF में गड़बड़ लग रही है मुझे. No, there is nothing wrong. Okay. So we traverse it like this. We go here. Okay. Then we go here. Now, in order to go here, you need to come back to U and then either go through ADFE or EFDA. Okay. So you come down and then you go like this. So essentially what you are doing is, ये जो बाउंड्री है थोड़ा दूसरे रंग से लेना चाहिए था, उसको आप ट्रैवर्स कर रहे हैं, बाउंड्री के ऊपर से जा रहे हैं. तो अब देखिए सी में गए, फिर बी में, अब नीचे आ रहे हैं तो एक मार्कर लगाइए. इसके बाद आप ई गए, ई के एफ, फिर नीचे आ रहे हैं तो एक मार्कर लगाइए, फिर डी, फिर नीचे आ रहे हैं अनदर मार्कर, और ए, और फिर नीचे आ रहे हैं वन मोर मार्कर. अब देखिए CM1 में CB है जो आपका क्रिकेट का ग्रुप है. BM2 ये हो गया नाम चेस वालों का. ओके. प्रत्याहार, बिल्कुल. हाँ, उसको ये प्रत्याहार, वो प्रत्याहार का जो इत है, वो इत अनुबंध यहाँ लगा रहे हैं. तो अनुबंध कब लगाना है? जब नीचे जाना है तब अनुबंध लगाना है. तो BEFM2, BEF चेस हो गया, तो BM2 चेस ग्रुप का नाम मैंने बना दिया BM2. क्रिकेट के ग्रुप वालों का नाम बना दिया CM1. ओके. और उसके बाद आएगा हमारा DEF. तो EFM2 DM3. तो EM3 जो है मेरे टेनिस ग्रुप का नाम हो गया. और फाइनली फुटबॉल के टीम का नाम जो है FM4, जिसमें FDA आ गए. तो अब टीचर ने क्या किया, इनके नेमोनिक्स बना दिए. उनको क्रिकेट का ग्रुप कहने की जगह उसको कहा CM ग्रुप है, CM1 ग्रुप है. तो जब दो टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, वो नहीं कहेंगे BC के बारे में बात कर रहे हैं, वो कहेंगे अरे हम तो CM1 की बात कर रहे हैं. ओके. तो उनकी कोड लैंग्वेज बन गई है. फाइन. तो ये समझ में आया क्या हो रहा है. यहाँ हम अनुबंध जोड़ के, अब टीचर ने ये ऑर्डर याद रखा, स्टूडेंट्स इस ऑर्डर में बैठ रहे हैं और उनका हमने कुछ नामकरण भी कर दिया. उन स्टूडेंट्स का नाम, सभी का नाम कुछ पता नहीं है, तो ये पहला है, ये तीसरा है, ऐसे कुछ मैं नाम लूंगी. तो पहले दो या दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से हम नाम देंगे उनको. 6 लोगों के नाम पता नहीं है, अरे ये पहले दो जो है ना वो बहुत बात करते हैं, बीच वाले 3 जो है वो बात करते हैं, ऐसे कुछ उनके नाम हो गए. ये नाम बना दिए हमने. अब केवल ये एक ऑर्डर नहीं है, दूसरा ऑर्डर भी हो सकता है. कौन सा? तो हमने क्या किया था, यहाँ से मैं ऊपर गई थी, इसकी जगह यहाँ से ऊपर जाके नीचे आएंगे हम, ये भी कर सकते हैं. तो मान लीजिए हम पहले CBM1, वैसे M1 M2 दो लगाने हैं, 2 अनुबंधों की आवश्यकता नहीं है, बीच में कुछ नहीं है वर्ण. CBM1 और उसके बाद A, D, F
और नीचे जा रहे हैं अब M2 E M3। अब देखिए सब आ गए क्या? CM1 क्रिकेट का वैसा ही है। BEF नहीं आया तो यहाँ कुछ गड़बड़ है। BEF आना चाहिए था ना, तो वो नहीं आया। हाँ, अब समझ में आया, मैंने गलती की। ओके, नाउ आई गॉट द पॉइंट। सो लेट मी इरेज ऑल दिस। बनाते समय मैंने एक गड़बड़ की थी, ये कुछ सेट्स जो है मेरे मिस हो गए थे। सो अगेन आई विल डू इट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले हम 5 से शुरू करेंगे और उसमें B और F और DF, तो यहाँ D है और E। ओके, इसके बाद BC में यहाँ C आया, परंतु एक सेट हमारे पास है DEF, सॉरी DEF को, हाँ DEF एक सेट है, तो यहाँ और एक आएगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है टेनिस को, वो मैंने मिस किया था। वैसे ही BEF चेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सेट भी लाना है। BEF, उनको नाम नहीं दे रही हूँ, नाम केवल हमने इनको दिए हैं। और उसके बाद फिर ADF, ये तो यहाँ पर A आ गया, और उसके बाद फिर और ये भी आएगा। वो यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हमने एक, ये जो DEF और BEF मिसिंग थे वो मैं इधर लेके आई हूँ। ये DEF है और ये BEF है, ये दो मेरे मिस हो गए थे। अब सॉरी, अब इनको हटा दीजिए और अब देखिए, मैं दूसरा ट्रेवर्सल के लिए दूसरा लेती हूँ, रेड। तो ट्रेवर्स ऐसे करूंगी, सब कवर किए मैंने। यहाँ से ऐसे चलिए, नीचे, फिर ऊपर, नीचे, नीचे। तो शुरुआत हमने की C से, ये हमारा U है, C से शुरुआत की, फिर B में गए। अब नीचे जाना है मुझे, मैंने मार्कर लगाया, अनुबंध। ऊपर जाना है, उसके बाद और ऊपर, फिर नीचे आ रहा है M2, D, M3, A और M4। ये लाल दिखाई देता है अंत में? ओके, तो अब क्या हुआ, BC CM1 ये क्रिकेट का हो गया। DEF, आपको DEF यहाँ मिल रहे हैं, EM3। ADF, ये F से लेके M4 तक, ये हमारा ये सेट हो गया। और BEF BM2 चेस का हो गया। तो इस तरीके से ये हमें प्रत्याहार मिल गया। बस आप इसको याद रखिए। तो आपके पास मान लीजिए ऐसा बड़े कुछ पैमाने पे संयोजन करना है, बहुत सारी कमिटियां है, तो आप इस तरीके से उसका एक सूत्र रूप से एक बना के रख सकते हैं दिमाग में। आपको मोबाइल, लैपटॉप किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी कुछ भी समस्या है, तुरंत आप आपके मस्तिष्क को कुछ चालना देकर किन किन लोगों को बुलाना है, आप बुला सकते हैं मीटिंग के लिए। ओके, अब यही आप हमारे जितने भी प्रत्याहार है उनके ऊपर करके देखिए और ये मिल जाएगा आपको।
42 का जो है बहुत बड़ा बन जाता है। कितना समय है, एक थोड़ा हम उसका करें, शुरू के जो भी है कुछ लेते हैं, एक 5-10 मिनट में करते हैं। तो अभी ये एल्गोरिथम फिर से मैं नहीं लिखने वाली, डायरेक्ट हम प्रत्याहार लेते हैं और वो प्रत्याहार हमें मिलते हैं या नहीं वो देखेंगे। तो ऐसा करिए, मुझे प्रत्याहारों की लिस्ट चाहिए आपसे। दूसरे पेज पे ही जाती हूँ। कौन से प्रत्याहार लेंगे? एक मिनट, मेरे पास शायद होंगे कुछ। सभी 42 नहीं लेने हैं, थोड़े ही लेने हैं। तो हाँ हाँ, परंतु वो सभी योग्य तरीके से दिए तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसलिए चलिए ऐसा करते हैं, ये केवल स्वर वाले लेते हैं। अण है, अक है, अच है, एंग, एच। ओके, ठीक है। तो अभी देखिए, हमें ये पता नहीं है अण में अ ई उ या अ ई उ जो है उसको अण कहते हैं, ये पता नहीं है। हमें क्या पता है, अ ई उ इन तीनों की पाणिनि को आवश्यकता पड़ रही है। उसका नाम अण बाद में दिया गया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, एक है हमारा अ ई उ। ये लाल ठीक है या पीले पे चली जाओ? ठीक है, ओके। अ, ई और उ, ये एक सेट है। फिर दूसरा सेट जो है अ ई उ रू लू। ओके, फिर ए ओंग, आई औ, और अ ई उ न, अ ई उ रू लू, ए ओ, आई औ। और जरूरत पड़ेगी ए, ए आई ओ औ, इनकी जरूरत पड़ेगी। ये 4 है। इसके अलावा और कौन से हैं? इक भी है, ई उ रू लो, ई उ, ई उ, ई उ, रूरलू, ई उ रूरलू। ओके, और कौन सा? इच, इच भी है, उक भी है, हाँ, उरूरलू। ठीक है, तो यहाँ लिखती हूँ, उ रू lu और इच, ई उ रू लू औ तक। ओके, इस एच भी, एच तो हो गया। नहीं, हयवरट नहीं लेंगे। इन, हाँ इन है, इन है। तो इन में क्या क्या आएगा? ई उ, नहीं ई उ नहीं, वो फिर नहीं, परस वर्ण है वो। हाँ, पर न है, तो वो नहीं लेंगे, परण वाला नहीं लेंगे। हाँ हाँ, इन, इन जो है हमेशा दूसरा ही। इसके अलावा और कुछ है क्या? केवल स्वरों का? नहीं, अण में हमेशा हाँ, एक एक में दूसरा भी है। ठीक है, हाँ, वो अभी हाँ ठीक है, उसको नहीं, उसको भी ले सकते हैं, परंतु हयवरट, हयवरट आएगा, इसलिए नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतने बस है अभी, इनको लेते हैं। तो इनके अभी नाम हमें पता नहीं है, पाणिनि को इन सब की आवश्यकता पड़ रही है। तो अब पहले क्या करेंगे, इनका एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल है ना, सबको जोड़ के क्या बनता है? तो अ ई उ औ तक सभी स्वर है।
अब उसके बाद केवल एक वाला तो कोई है नहीं, पहले हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन के लिए अब क्या करेंगे, पहले का दूसरे के साथ यही आएगा, फिर पहले का तीसरे के साथ कोई इंटरसेक्शन है नहीं, पहले का चौथे के साथ इंटरसेक्शन नहीं है, अयु का इसके साथ जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो उ मिलेगा हमें। तो यहाँ अभी मैं और लिख देती हूँ, सेट है, उ एक नया सेट चाहिए। उसके बाद फिर पहले का इसके साथ यदि इंटरसेक्शन लेते हैं तो ई और उ मिलेगा। ओके, पहले का इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो यही मिलेगा, पहले का ए आई ओ औ के साथ नल कुछ नहीं आएगा, और यहाँ फिर हमें ई उ ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले का हमने सबके साथ ले लिया इंटरसेक्शन, अब दूसरे का लेते हैं। दूसरे का तीसरे के साथ कुछ नहीं आएगा, चौथे के साथ नहीं, दूसरे का पांचवे के साथ आएगा उरुरलू। ओ सॉरी, ऑलरेडी है, सॉरी, उरुरलू ऑलरेडी है। फिर इसका इसके साथ ई उरुरलू, और वो भी यहाँ पर है। ओके, दूसरे का इसके साथ वो ही आएगा, यहाँ कुछ सबसेट नहीं है, और यहाँ ई उरुरलू ही आएगा जो है ऑलरेडी। उसके बाद फिर इसका एओ का जब लेते हैं तो कुछ हमें नया कुछ नहीं मिलेगा। एओ का इसके साथ नल है, एओ का इनके साथ एओ ही आएगा, इधर भी एओ, इधर एओ आएगा, आईओ का भी वैसे ही होगा। उरुरलू का जब नीचे इनके साथ लेते हैं तो वहां भी कुछ नया नहीं मिल रहा है। हाँ, यहाँ उरू मिलेगा। ओके, उरुरलू और इवुरू। यहाँ लू होना चाहिए ना। अच्छा, ओके, तो इवुरुरलू और उरुरलू का यही आएगा, फिर कुछ नहीं मिल रहा है नया। इसका इसके साथ नया कुछ नहीं मिल रहा है, आगे कुछ नया नहीं मिल रहा है, तो हमें केवल 2 सेट्स मिले। ठीक है ना। अब उ को हमने, इसको हमने उ नाम दिया, फिर इसका नाम हो गया ई, और इसका नाम हो गया अ। इसका नाम क्या होगा, रुरलू। ओके, क्योंकि उ का नाम तो हो गया है, यहाँ जो बचे है रुरलू, इसका नाम रुरलू हुआ। ये 2 वाले लेने चाहिए थे। ए ओ, इसका नाम होगा ए ओ, और इनका नाम होगा आई औ। ओके, क्योंकि उसमें हम डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पा रहे हैं। और देखिए यही बात है, आई और औ में आई और औ में क्रम कैसे निर्धारित होगा, ये प्रश्न आया हुआ है। और कार्दोना जी कहते हैं कि हम फिर प्रतिशाख्य के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ भी हम निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं उनका क्रम इस प्रक्रिया से भी। ओके, तो उसके लिए फिर आपको किपार्स्की जी ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं उसमें जाना होगा, लिंग्विस्टिक आर्ग्यूमेंट्स में। ओके, तो ए ओ और आई औ हो गया। उसके बाद 2 के हो गए, 3 वाले हो गए, ये 4 वाला। उरुरलू का नाम तो हमने दिया है, ई का भी नाम दिया है, तो इसमें नया कुछ है ही नहीं। ई उ रुरलू सब हो गए हैं, तो ये सेट जो है हमें डॉट से दिखाना है। जैसे हमने कुछ दिखाए थे डॉट से, वैसे ये डॉट से दिखाना होगा, ये भी डॉट से ही दिखाना होगा, ए आई ओ औ, क्योंकि ऑलरेडी सभी नाम यहाँ आ गए हैं। और ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, यू रुरलू ए ओ आई औ। ओके, तो इसका नाम हम यू देंगे।
और ई उ आदि जो है ये भी सब नाम आ गए हैं, तो यहाँ भी हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। पहले फाइल लेंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद उ सिंगल वाला जो है वो लिया, उ का सुपर सेट जो है इमीडिएट सुपर सेट है ई, और उसका सुपर सेट है अ। ओके, ये समझ में आया? तो ये 3 हो गए। अब ए ओ आई औ और रूरलू, ये जो है रूरलू जो है वो ऊ के नीचे आएगा, क्योंकि वो ऊ जो है उसका सबसेट है, इसलिए रूरलू ऊ के नीचे आया। ए ओ और आई औ ये मैं यहां लेती हूं, उसका नाम ही ए ओ दिया और आई औ। ओके, सब हो गए। अब हमारे बच्चे हैं अयू रूरलू, इसको भी हमें डॉट से रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये जो सेट है अ जो है वो अयू को दर्शाता है ना, अ जो है अयू को दर्शाता है, और ये रूरलू है, तो अयू रूरलू जो है ये, इसको हम कुछ नाम देंगे, ए नाम देती हूँ, ये यहाँ है। उसके बाद ए आई ओ औ, इसको हम बी नाम देंगे, ये यहाँ पर है, ये वाला। फिर ई उ रूरलू, ई और उ रूरलू, एक गड़बड़ की मैंने, ई उ रूरलू जो है वो ई उ रूरलू का सबसेट है, तो थोड़ा मुझे यहाँ हटाना होगा। ई उ रूरलू ई उ रूरलू को हम कुछ नाम देंगे, इस सेट को नाम देंगे सी, तो ये सी है, और इन दोनों को मिलके ए बनेगा, अ और ई उ रूरलू। ओके, तो ये सब हो गए। अब ई उ से लेकर औ तक, यानी अ छोड़कर, ये जो है इनको हम नाम देंगे डी। ओके, और बाद में है यूनिवर्सल सेट जो यहाँ आ रहा है। ओके, अब ट्रेवर्स करिए, तो मैं दूसरा ट्रेवर्सल के लिए दूसरा कलर चुनती हूँ। तो यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, ये ऊपर का हमें हटाना है, फिर हम जाएंगे यहाँ से यूरुरलू, ओके, ऐसे ट्रेवर्स किया, तो क्या हुआ, अ ई उ डाउन आ रहा है, तो कुछ M1 लिखेंगे, पानी ने न लिखा वहां। ओके, फिर रूरलू, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर M2। ओके, अब ऊपर जाइए AO, फिर नीचे आ रहे हैं M3 आई औ, फिर नीचे आ रहे हैं M4। हो गया, आयुन रुल्लुक ए ओम आई औच। हाँ हाँ, वहां क्या लगा दो, न, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तो
अच्छा, तो यहाँ M1 की जगह क्या लिखूं मैं? कैपिटल N। अच्छा ठीक है, चलिए। क्या हुआ? बाहर का नहीं आया, क्यों नहीं आया? ओके ओके, फिर यहाँ के लिखूं क्या? ठीक है, समझ में तो आया है। ओके, तो इस तरीके से ये बन गया। मगर जो प्रॉब्लम्स जहाँ अच्छा, दूसरा इसमें ये भी क्रम हो सकता है, यहाँ से शुरू करो, आई औ ए ओ रुर लू उ ई अ, ये भी हो सकता है क्रम। ओके, और यहाँ कितने अनुबंध आ रहे हैं वो भी देखिए। यहाँ से शुरू करते हैं तो आई औ, उसके बाद आपको एक अनुबंध चाहिए, नीचे आ रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं ए ओ, फिर नीचे आ रहे हैं M2, फिर ऊपर जा रहे हैं रूरलू, उसके बाद उ, M3, ई, M4 और अ, और हाँ अ के बाद M5 चाहिए। तो यहाँ अनुबंध ज्यादा लग रहा है उल्टा लेने से। ओके, और वो क्रम भी जो है विपरीत क्रम है, इस क्रम से कम अनुबंध लग रहे हैं। तो ऐसे 42 का करके देखिए आप। यदि आपका एल्गोरिथम समझ में आया है तो आप ड्रॉ करिए, और तब आप देखेंगे कि ये इस तरीके से आप ट्रेवर्स नहीं कर पाएंगे, बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो प्रॉब्लम जो है मैं अभी ग्राफ थ्योरी में नहीं जाऊंगी, बट फॉर यूर सेक, actually it will not be K3 graph. So there will be crossings, and those crossings, you, in order to remove those crossings, because it will be a 3-dimensional graph, in order to remove those crossings, so it will not be a planar graph essentially. In order to remove, you need to duplicate some of the these nodes, and once you duplicate her, it becomes planar. That is what she proved actually. ओके, तो मुझे लगता है अभी यही रुकते हैं। ये पूरा मैथमेटिकल अप्रोच है, और इस तरह का देखिए, यदि आप सिर्फ कहते हैं कि डमरू बजाया वगैरह, वो ठीक है, उनके लिए वो ठीक ही था। जैसे रामानुजन के उसमें सपने में आती थी देवी और बताती सॉल्यूशंस बताती थी। एक्चुअल तो उनके मन में कुछ चल रहा है, तभी तो वो सामने दिखाई देता है ना। जब सामने दिखाई दिया, उनके पास कुछ है नहीं, वो क्या कहेंगे? भगवान ने बताया मुझे, क्योंकि वो उत्पत्ति हुई कैसी, उसका वो कुछ उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, परंतु उनके मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चल रहा है, उससे वो उभर के आया है सॉल्यूशन। तो अब वो एक प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया, परंतु वैसे ही प्रॉब्लम्स मैंने आज जो बताए, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज करने हैं या मॉल में जो चीजें अरेंज करनी है, वहां मिनिमम कैसे किया जाए। नहीं तो एक ही चीज आपको दो दो जगह रखनी पड़ेगी, एक ही पुस्तक की अनेक कॉपियां रखनी होगी, तो उसको कैसे आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। या जैसे ऑर्गेनाइजेशन का बताया, या इमेजिन करिए कि हमारे पास एक समय ऐसा होता था कि पुस्तकों की कमी होती थी। हम विद्यार्थी 4-5 विद्यार्थियों में एक पुस्तक लेके हम पढ़ते थे। तो मान लीजिए हम सब ऐसे एक राउंड टेबल है, हम 6 विद्यार्थी बैठे हैं, और एक ही पुस्तक है, 3 विषय है, और हर एक विषय की एक एक ही कॉपी है। तो अब वो पुस्तक जो है कि जिसको पहला सब्जेक्ट पढ़ना है वो साथ में बैठेंगे, जिसको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है वो साथ में बैठेंगे, इस तरह से बैठ के वो पढ़ेंगे। तो फिर किस तरीके से बैठना है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों ने कुछ ऑप्शनल पेपर्स चुने हैं और उनको साथ में बैठना है, तो वो किस तरीके से बैठे, या टाइम टेबल हमें बनाना है, हमें हमेशा प्रॉब्लम आती है।
टाइम टेबल हम कैसे बनाए ताकि ऑल दीज, तो ये कंस्ट्रेंट सॉल्विंग ही एक तरीके से, परंतु यहाँ थोड़ा सा पार्शियली ऑर्डर सेट्स आ रहे हैं। सो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम इसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी उसका एक एल्गोरिथम जानना भी जरूरी है। तो जैसे रामानुजन ने जो भी थ्योरम्स वगैरह दिए उसका प्रूफ अभी लोग निकाल रहे हैं, हमें भी इस तरह के प्रूफ सब निकालने की आवश्यकता है। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई प्रत्याहार की। दूसरी जो है, हम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे करते हैं? विप्रतिषेधे परम कार्यम से केवल काम चलेगा या हमें परनित्यांतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तर बलीयः वो लेना है या और कुछ लेना है? इसके ऊपर भी हमें हमारे सामने विकल्प हो सकते हैं। और हाँ हाँ, पूर्वत्र सिद्धम में जो है वो तो लिनियरली आपको एक के बाद एक फॉलो करना है। उत्तर उत्तर, हाँ, तो वहां नहीं नहीं, इसलिए पूरा वो जो है लिनियर आ जाता है, उससे वो लिनियर आ जाता है, लिनियरली वो कर सकते हैं। परंतु वहां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो आएगी जब दो सूत्रों में टकराव हो रहा है, कौन से सूत्र को अप्लाई करना है। और कुछ लोग मानेंगे विप्रतिषेधे परम कार्यम को केवल आकारात एक संज्ञा वहां तक मानेंगे, कुछ कहेंगे नहीं पूरे अष्टाध्यायी में वो अधिकार सूत्र है, पूरे अष्टाध्यायी में लागू होगा। तो सॉरी क्या परिभाषा है और पूरे अष्टाध्यायी में आएगा। परंतु कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हम केवल विप्रतिषेधे परम कार्यम से काम नहीं चलेगा, हमें परनित्य अंतरंग वगैरह भी लेना है। फिर हम किसको माने? जब यदि हमें इम्प्लीमेंट करना है तो किसको माने हम? और क्या हम ये कर सकते हैं कि चलिए विप्रतिषेधे परम कार्यम से देखते हैं, जहां जहां आपत्ति आती है वहां फिर इसको देखें, या दोनों को अलग अलग ही इम्प्लीमेंट करके देखें कि कहाँ कहाँ पहला सोल्यूशन किन किन उदाहरणों में ठीक काम कर रहा है, कहाँ आपत्ति आ रही है, दूसरा कहाँ कहाँ काम कर रहा है, कहाँ आपत्ति आ रही है, क्या तीसरा सोल्यूशन कुछ हो सकता है क्या, इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। परंतु वो फिर इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। अभी क्या होता है, जो चर्चाएं होती है, जो गिने चुने उदाहरण है उन्हीं के ऊपर बार बार चर्चा होती है, नए उदाहरण उभर के सामने आते ही नहीं। तो यदि इस तरह का कुछ इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हो जाता है तो वो नए उदाहरण भी सामने आ सकते हैं। बस मुझे लगता है मैं यही रुकती हूँ।